अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये टॉपिक भी आपके केमिकल काइनेटिक्स के लिए बहुत फंडामेंटल है, बिकॉज आगे जब मैं अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ाऊँगा, मैं कोलिजन थ्योरी पे बात करूँगा और मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे बात करूँगा, तो ये आइडिया आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। आज के टॉपिक का जो मेन टाइटल है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और हम इस लेक्चर में ये बात करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, और इसके अलावा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है या एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, और इसके अलावा मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि रिएक्शन आपके साथ एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। हम मेनली इन ही पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले, इस पे डिस्कशन से पहले, मैं एक सादा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। हम यूजुअली कहते हैं कि जब भी आपके साथ हाइड्रोजन और आपके साथ ऑक्सीजन दे रिएक्ट, तो इससे पैदा होता है H2O। फॉर एग्जाम्पल इट इज गैस, ये भी गैस और ये भी फॉर एग्जाम्पल गैस। और चलो मैं रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेता हूँ, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अब हम कहते हैं कि जब भी आपके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर ले तो दे फॉर्म H2O। अगर हम देख ले, अगर कोई रूम हम तस्वर कर लें, तो एक रूम के अंदर अगर जहाँ पे हम रहते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब फॉर एग्जांपल ये एक रूम है और इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम में मिल जाएं और इससे H2O बन जाएं। कभी ऐसा होता नहीं है। आम हालत में हम देखते हैं कि रूम में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट दे डोंट रिएक्ट। तो फिर तो कभी कभी एक माइंड में सवाल आता है कि इसका मकसद तो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है H2O, लेकिन मेरे रूम में तो ये नहीं बन रहा है, तो क्या ये केमिस्ट्री गलत है? नो। यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है वो है आपके साथ एक्टिवेशन एनर्जी का। अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो जाए, तो इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि पुराने बॉन्ड से मेरा मुराद ये है कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख ले, अगर मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तस्वर कर लूँ और मैं ऑक्सीजन को तस्वर कर लूँ, तो अगर आप देख ले H2O बनाने के लिए इन बॉन्ड को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आखिरकार फिर रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी आती है फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। किन की काइनेटिक एनर्जी से? मॉलिक्यूल जो मोशन में होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी से। तो एक बात याद रखें कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके दरमियान एक एनर्जी का बैरियर है। एनर्जी का बैरियर क्या है? जो आपके साथ पहले से मौजूद बॉन्ड है, जिनके जरिए एटम आपस में कनेक्टेड है, वो बॉन्ड है। इस एनर्जी बैरियर ने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से रोका हुआ है। अब ये एनर्जी बैरियर जब तक आप क्रॉस ना कर ले, यानी जब तक ये रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस ना कर ले, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मैं इसको एक एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ ये आप हैं और यहाँ पे आपके साथ एक बैरियर है, एक हाइट है आपके साथ, और एक बॉल को आप यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो अब इनके साथ तरीके क्या है? आप इस तरह कर ले कि वो बॉल ले लें और इस बॉल को आप स्विंग कर ले और ऊपर की तरफ फेंक दें।
तो जब आप इस बॉल को फेंक दें तो ये बॉल आपने फेंक दिया विथ काइनेटिक एनर्जी, और जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो ये बॉल स्लो होता चला जाएगा, बिकॉज इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लिहाजा जितना ये बॉल ऊपर जाएगा इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आपने इस बॉल को इतनी काइनेटिक एनर्जी दी है कि वो इस बैरियर के टॉप तक पहुंच सके, तो फिर ये बॉल यहां तक आ सकेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कम काइनेटिक एनर्जी दे दे तो ये बॉल आएगा फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 तक आ जाएगा, फिर पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2 तक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे ये बिल्कुल रुक गया, बिकॉज सारा का सारा जो ऑल काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। इसके बाद क्या होगा, ये बॉल वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये बॉल यहां से यहां तक आ जाए तो आपने इस बॉल को इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी होगी जो इस एनर्जी का बैरियर है, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये जो हाइट है ये क्रॉस कर सके। लेकिन अगर आप पूरा दिन लग रहे और आप काइनेटिक एनर्जी देते हैं लेकिन वो इतनी एनर्जी वो नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, तो ये बॉल आएगा फिर वापस आएगा। तो लिहाजा आपके साथ द सेम एनालॉजी, दिस इज एनालॉजी, कि आपके इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये बैरियर है, ये एक आप कह सकते हैं कि ये रुकावट है। अच्छा, फिर सवाल ये है कि व्हाट आई मीन फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं सादा अल्फाज में ये जो मेरे साथ यहाँ पे बैरियर है, ये एनर्जी का बैरियर, इसको क्रॉस करने के लिए जो बॉल को आप कम से कम काइनेटिक एनर्जी देते हैं ताकि वो इस बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर ये क्रॉस कर सके, तो हम इस एनर्जी को जो आप इसको देते हैं in order to cross this barrier, this potential energy barrier, this minimum amount of energy जो आप इस बॉल को दे रहे हैं, सादा अल्फाज में हम इसको नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आपके साथ रिएक्टेंट है और आपके साथ प्रोडक्ट है, इनके दरमियान भी एनर्जी का एक बैरियर है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहां पे दो रिएक्टेंट है, एक मेरे साथ है A2 और दूसरा है मेरे साथ B2, और जब ये रिएक्शन कर लें तो इससे बनता है AB। अब अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस में आते हैं और टकराते हैं, बिकॉज ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, और मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आती है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख ले A और A, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको आप स्प्रिंग की तरह तस्वर कर ले। जिस तरह आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसी तरह जब आप स्प्रिंग को एक्सपेंड कर लेते हैं तो तब भी आपके साथ क्या हो सकता है, इट्स पॉसिबिलिटी कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। तो बेसिकली बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब अगर ये एक एटम है यानी सर ये एक मॉलिक्यूल है A2, ये मूवमेंट कर रहा है, और इनके साथ एक और मॉलिक्यूल है B, वो भी मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट के दौरान इनकी भी काइनेटिक एनर्जी है और इनकी भी काइनेटिक एनर्जी है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, तो टकराने के दौरान क्या होगा, टकराने के दौरान जब ये आपस में टकराएंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बॉन्ड को कंप्रेस करेंगे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे। मैं आपको ये इस तरह से समझा सकता हूँ कि कभी कभी अगर आप इस तरह कर ले कि एक बॉल है और वो टेनिस यानी इट इज द टेनिस बॉल और वो एक रॉकेट की तरफ आ रहा है। अब अगर वो रॉकेट की तरफ आ रहा है तो रॉकेट में क्या होता है, उसके अंदर
ऑटोमेटिकली स्प्रिंग्स लगे होते हैं। अब ये बाल आ गया, इस बाल की काइनेटिक एनर्जी है और बाल के आने के बाद ये आ रहा है और ये इस उसके साथ टकरा रहा है, वो रॉकेट के साथ टकरा रहा है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है। ये बाल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? इसलिए कि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? उसने जो रॉकेट था इसको कंप्रेस कर लिया, ये रुक जाएगा कुछ टाइम के बाद दोबारा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वहां से वापस आ जाएगा। द सेम थिंग इज हेयर कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर लेंगे तो ये क्या कर लेगा, इस बॉन्ड की भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा और इस बॉन्ड की भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। लिहाजा जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा ताकत के साथ टकराएंगे। अगर ये ज्यादा ताकत के साथ टकराएंगे तो मॉलिक्यूलों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब अगर मैं आपको एनालॉजी से समझा रहा हूं, अगर आप एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, जब आप इसको अचानक छोड़ दे तो दे विल गो अवे फ्रॉम वन अनदर। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर ले। तो लिहाजा ना आप लोगों के साथ अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि यहां पे मैं ये रिएक्शन के प्रोग्रेस को एक डायग्राम से, बल्कि एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं और इसको नाम दिया जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं क्या कर लेता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं ले लेता हूं वाई एक्सेस और यहां पे मैं ले लेता हूं एक्स एक्सेस। मेरे साथ ये जो एक्स एक्सेस है ये रिएक्शन के प्रोग्रेस को हमें बता रहा है, यानी ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और या इसके दूसरा नाम है पाथ ऑफ रिएक्शन, और यहां पे है आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी पहले से मौजूद होगी बिकॉज वी हैव बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहां पे मौजूद है ए और प्लस बी एंड बी, और ये एक दूसरे से दूर है। अगर ये एक दूसरे से दूर है तो इनकी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होगी। मैंने इनको नाम दे दिया है पीई। ये चेंजेस तब स्टार्ट होंगे जब आपके साथ ये आएंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि ये है आप लोगों के साथ, लेट्स सपोज प्रोडक्ट दिस इज ए बी। अब आपके साथ ए और बी यहां पे एक एनर्जी का बैरियर है और जब तक ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों के साथ इतनी एनर्जी ना हो कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर ले तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ ए एंड ए, यहाँ पे वो मेरे साथ दूसरे मार्कर्स थे, कहाँ चले गए ये? नहीं, ये ब्लू था और एक रेड था। हाँ, ये दे दो, ये सामने पड़े हैं ना। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ ये मॉलिक्यूल है ए और फॉर एग्जांपल दिस इज ए और ये भी इनके साथ ए, ये दो यानी दीज आर द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फॉर एग्जांपल आपके साथ ये बी और बी, ये भी मेरे साथ। अब यहां पे इनकी और इनकी यानी एक दूसरे से दूर है, अगर दूर है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल इफेक्ट नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल आपस में टकराव कर रहे हैं। टकराव के दौरान क्या होगा, इसका और इसका दोनों का बॉन्ड कंप्रेस होता चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल ये टकराव इतना सख्त नहीं है तो फॉर एग्जांपल इनकी पोटेंशियल एनर्जी यहां तक हो गई। फॉर एग्जांपल ये करीब आ गए, ये और आपके साथ ये रेड, ये आपस में करीब आ गए, टकराव कर ली, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी इतनी नहीं है कि वो पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके। मतलब है कि इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपने नहीं दी है कि मॉलिक्यूल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी इन दोनों के दरमियान आ जाए कि पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तो ये दोबारा मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे। इस तरह ये आएंगे, यहाँ तक वापस आएंगे। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी किसी तरीके से, टेम्परेचर बढ़ा दिया या जो भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। जब ये आपके साथ टकराएंगे तो यहाँ पे ये हाई एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे। तो हाई एनर्जी स्टेट पे ये जो मेरे साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने बना दिया, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी और ये आपके साथ लेवल और ये आपके साथ डायग्राम, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम में ये जो आपके साथ टॉप पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यानी इस एनर्जी लेवल डायग्राम में जो एनर्जी के बैरियर का जो टॉप है, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, हम इसको नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट पे ये एटम्स अपने आप को, यानी मॉलिक्यूल के एटम अपने आप को रीअरेंज करना शुरू करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों के साथ ये ए और ए, इनके दरमियान बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, और बी और बी के दरमियान भी बॉन्ड कमजोर जो है वो पड़ जाएगा। इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ए और बी के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख ले, एक कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया। ये हाई एनर्जी रखता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। ये एक हाई एनर्जी लेवल है। अब रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आपके साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। यहां पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रीअरेंजमेंट शुरू कर लेते हैं, नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, और जो प्रीवियस बॉन्ड पहले से मौजूद थे वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इनकी दो पॉसिबिलिटी है। इनके बॉन्ड्स वापस दोबारा अपने आप को स्ट्रांग बना के दोबारा रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं, और ये प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। अब अगर आपके कोलिजन्स के साथ इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो फिर ये रिएक्शन होगा, रेदर देन ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैं कहूँ कि रिएक्टेंट्स जो है आपस में कोलिजन करते हैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दे आर कमिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको मैं कोलिजन थ्योरी में दोबारा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे ये बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब आप लोगों के साथ यहाँ पे रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए, यानी इनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप देख लें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिएक्टेंट, या वो कम से कम काइनेटिक एनर्जी जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक मॉलिक्यूलों में वो प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी ना हो तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, लेकिन अगर मॉलिक्यूलों का टकराव इतना सख्त ना हो, इनके दरमियान इतनी काइनेटिक एनर्जी ना हो कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना सके, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब ये जो बैरियर, यानी रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, यानी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो फर्क आता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी मैं लिख लेता हूं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर आप यहां पे देख लें तो ये है मेरी रिएक्टेंट और ये है मेरे प्रोडक्ट। अगर आप देख लें तो अगर मैं ये देख लूं, ये प्रोडक्ट तो ये है, तो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, वापस में
जाने के लिए ये ज्यादा है। ये जो गैप आ गया, ये दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा एच। ये आपके साथ रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज जो होगी वो है। इसमें मैं बाद में आता हूं, डोंट वरी। अब आप लोगों के सामने लेकर गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आपके सामने पड़ा है कि ये आपके साथ एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान एक ट्रांजिटिव स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है, जहां पे प्रीवियस बॉन्ड कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये जो एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए दरकार होगी, वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब यहां पे ये जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, इसके जरिए हम लोग ये बता सकते हैं कि आपके साथ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। यहां पे देख ले, दो फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक फार्मूला डेल्टा एच ऑफ, ऊपर मसला तो नहीं है, ओके, ये मैं रिमूव कर लेता हूं बिकॉज अभी डिफिनीशन ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, ओके, अब आप लोगों के साथ एक डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होता है आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आप कहां से देखेंगे? डायग्राम से। अगर आप देख लें, ये है आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपके साथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। प्रोडक्ट को देख ले, प्रोडक्ट है ये आपके साथ है प्रोडक्ट। अगर आप देख लें, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले में कम है। यहां पे देख लें, ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी इस डायग्राम के मुताबिक ज्यादा है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट के मुकाबले में क्या है? कम है। अब अगर आप देख लें, जिस तरह हम लोग कम क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी माइनस कर ले, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहता हूं कि 4 से आप 3 माइनस कर लें तो आंसर आता है प्लस में, लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि 3 से आप -4 कर ले तो आंसर आता है माइनस में। तो आपके साथ ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है और आपके साथ रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा, तो अगर आप यहां पे देख लें प्रोडक्ट कम, तो लेट्स सपोज 3 - 4, अगर आप देख लें ये है कम और ये है ज्यादा, तो ये जो डिफरेंस दरमियान में आ गया ये डेल्टा एच है, लेकिन ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन यहां पे हो रहा है इट विल बी एक्सोथर्मिक बिकॉज प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, और एक और फार्मूला भी है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स क्या मकसद? अगर आप देख लीजिए, मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो एनर्जी का बैरियर है ये, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना चाहूं रिएक्टेंट में तो रिवर्स में, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, तो लिहाजा दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ये, और ये आपके साथ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स। अब यहां पे देख ले, अगर आप देख ले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में है कम और रिवर्स में है ये ज्यादा, तो अगर आप देखें जब आप कम से ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में। अब आप इस फार्मूले से कर लें या इस फार्मूले के जरिए ये क्वेश्चन कर लें, तो दोनों केस में ये डायग्राम आपको बताता है कि योर रिएक्शन इट विल बी एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में,
लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कम हो गई, बाण मजबूत बन गए। अगर बाण मजबूत बन गए तो इसने रिलीज किया हीट, अगर हीट रिलीज किया तो ये एनर्जी बकाया मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। लिहाजा टोटल सम यहाँ पे या यहाँ पे वो होगा सेम। लिहाजा ये होगा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जितनी आपके साथ कम होगी उतना वो मजबूत बाण बनाएगा। अगर ये मजबूत बाण बनाएगा तो बकाया एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। लिहाजा एनवायरनमेंट यानी जो रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अब अगर आप लोगों के सामने मैं एक और एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेता हूं, तो फॉर एग्जांपल ये है मेरे साथ यहाँ पे रिएक्शन का प्रोग्रेस, सेम थिंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, लिहाजा ताकि मसला ना हो। एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। मैं कहता हूं कि आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इट इज लाइक दिस। तो ये है आपके साथ रिएक्टेंट और ये है आपके साथ प्रोडक्ट, ये है आपके साथ रिएक्टेंट और एक है आपके साथ प्रोडक्ट। अब अगर आप देख लें, आप लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, तो नाउ लुक एट, अब जल्दी से देख लें, यहां पे ये है ये रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है ये और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है ये। तो अब अगर आप देखें, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है कम। तो जब आप ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, अगर ये ज्यादा है और ये कम है, चार्ज ज्यादा है और 3 कम है, तो आंसर किसमें होगा? पॉजिटिव। तो अब इसके लिए डेल्टा H क्या होगा? अगर आप यहां पे देख लें तो अब ये जो डेल्टा H है इट इज पॉजिटिव, बिकॉज आपके साथ प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और आपके साथ रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कम है। प्रोडक्ट की ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, इसलिए इस डायग्राम के लिए डेल्टा H इट विल बी ग्रेटर देन 0 और इस डायग्राम के लिए डेल्टा H इट वुड बी स्मॉलर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और डेल्टा H कम है 0 से, इट इज सॉरी दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पे देख ले, इसके लिए अगर आप इस डायग्राम पे गौर कर ले तो आपके साथ जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिहाजा मैं लिख लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में ये। और अगर आप रिएक्टेंट को, सॉरी दिस इज प्रोडक्ट, ये है आपके साथ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की अगर आप लोग देख लें तो एक्टिवेशन एनर्जी है ये, यानी दिस इज रिवर्स, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आना, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आना। तो इनके लिए आपके साथ ये है एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स। तो अगर आप देखें, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड के लिए दरकार है वो है ज्यादा और ये है कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का ज्यादा है और रिवर्स में है कम। तो जब आप ज्यादा से कम को माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो आप इस फॉर्मूले से डिसाइड करना चाहें या इस फॉर्मूले से, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड में या रिवर्स में। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस पर डिस्कशन कर सकूं। एक न्यूमेरिकल है, टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 29 मिनट। ओके, एक न्यूमेरिकल है लेकिन वो न्यूमेरिकल पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।